हेलो बच्चों, दिस इज शहबाज सूफी, फिजिक्स डायरेक्टर इनविक्टस क्लासेस। और आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस और डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में अक्सर होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे कुछ क्वेश्चंस में पूछूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को लेके, इनके जवाब आप लोगों को पहले से पता है। और जिन्हें नहीं पता है वो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल सारे कंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। पहले मैं थर्ड लॉ पढ़ाऊंगा, फिर आपको सेकंड लॉ के बारे में बताऊंगा और फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मिसकंसेप्शंस। तो बच्चों, थर्ड लॉ क्या होता है? हम सबने सुना है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्सेस कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा फोर्सेस का एक पैर जरूर होता है। कोई भी फोर्स कभी अकेले नहीं होती। सर हम तो बहुत अकेले हैं, लेकिन तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन फोर्स कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करती यूनिवर्स में। जहां एक फोर्स होगी उसके साथ हमेशा उसका एक पैर होगा, और ये पैर कैसा होगा? हमेशा इस फोर्स के इक्वल होगा और उसके ऑपोजिट होगा। बचपन में हम ऐसे पढ़ते थे कि मैंने अपने दोस्त को अगर चाटा मारा तो दोस्त पलट के, ना ना ना, बिल्कुल ऐसे नहीं। अगर आपने अपने दोस्त को चाटा मारा तो जो फोर्स आपने उसके गाल पे लगाई, अगर वो एक्शन हुआ तो उसी वक्त आपके हाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगी वही रिएक्शन होगा। यानी थर्ड लॉ वहीं खत्म हो गया जैसे ही आपने चाटा लगाया। लो, एक मिसकंसेप्शन यहीं क्लियर हो गया हमारा। तो एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले आ जाएगा और रिएक्शन बाद में आएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। क्या एक्शन बड़ा हो सकता है रिएक्शन छोटा? क्या रिएक्शन बड़ा हो सकता है एक्शन छोटा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। चलो इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपनी एक फ्रेंड है उसको मैं बॉल को बुलाता हूं। मैं, बॉल चलो आ जाओ बेटा। ये देखो बॉल आ गई। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे हाथ में आ जाओ। अरे इसको पकड़ने की कोशिश करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, ये देखो बॉल आ गई मेरे हाथ में। ठीक है, चलो अब इस बॉल को मैं जरा अपने हाथ में लेता हूं। बच्चों, ये बॉल अब हाथ में मेरे रेस्ट में है। इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है नॉर्मल एक कांटेक्ट फोर्स होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वेट, यानी द फोर्स बाय विच द अर्थ इज पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट, W, दैट इज इक्वल टू mg। आपने पढ़ा होगा। क्योंकि बॉल अभी रेस्ट में है बच्चों, तो नॉर्मल और mg की वैल्यू दोनों इक्वल होने की वजह से, देखो अगर नॉर्मल बड़ा होता तो बॉल ऊपर जा रही होती, mg बड़ा होता तो बॉल नीचे जा रही होती। बॉल रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल और mg बिल्कुल इक्वल है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनना, तैयार हो? मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से यह है, क्या नॉर्मल और mg दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? क्योंकि दोनों इक्वल है और दोनों ऑपोजिट है, एक ऊपर है एक डाउनवर्ड है, इक्वल भी है क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट में। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या नॉर्मल और W इज इक्वल टू mg वेट, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? सोचना। चलो इसको समझने के लिए मैं अपना हाथ हटाता हूं यहां से, और देखते जैसे ये बॉल नीचे गिरेगी देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैं अपना हाथ उठाता हूं, अरे बॉल तुम गिरी नहीं, क्या हुआ? गिरने से डर लगता है? गिरने से मत डरो, ठीक है। जितनी ज्यादा नीचे गिरोगी उतनी ज्यादा जो है तुम ऊपर आओगी, ठीक है। ये सारे बच्चों के लिए भी है, गिरने से हमें डरना नहीं है। चलो नीचे गिरो। ये गिर गई। अच्छा, बॉल वापस नीचे गिरो और थोड़ा सा पॉज लेना। वेरी गुड, रुक जाओ। बच्चों, जब ये बॉल गिर रही है ध्यान से देखना, इसके ऊपर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? W, दैट इज वेट। इसकी वजह से, इसी फोर्स की वजह से गिर रही है। तो नॉर्मल कहां चला गया? अगर मैं वेट को एक्शन बोलूं तो मुझे बताओ कि इसका रिएक्शन कहां है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल कभी इसका रिएक्शन था ही नहीं, क्योंकि अभी तो नॉर्मल इस पे नहीं लग रहा, वेट तो है। तो फिर इस एक्शन का रिएक्शन कहां पर है? इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा बच्चों, वो सेंटर ऑफ अर्थ पे होगा। वो फोर्स होगी जिससे बॉल अर्थ को पुल कर रही होगी। यानी एक्शन वो है फोर्स जिससे अर्थ बॉल को पुल कर रही है। इज इट क्लियर? और रिएक्शन इज दैट फोर्स विद विच द बॉल इज पुलिंग द अर्थ, दैट इज द रिएक्शन। चलो बॉल वापस मेरे हाथ में आ जाओ। ये आ गई बॉल मेरे हाथ में। ठीक है बच्चों, अब एक्शन की बात करते हैं। अगर नॉर्मल एक्शन है, भाई नॉर्मल भी तो एक फोर्स है, इसका भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। अगर नॉर्मल मेरा एक्शन है बच्चों, तो इसका रिएक्शन कहां है सर? बेटा इसका रिएक्शन कहां होगा? नॉर्मल इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय माय हैंड ऑन दिस बॉल। तो ये बॉल भी मेरे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये उसका नॉर्मल होगा। क्योंकि हम सिर्फ बॉल को पढ़ रहे हैं और हमें सिर्फ बॉल पे लगने वाली फोर्सेस को समझना है, इसलिए हम बनाते नीचे वेट और ऊपर बनाते हैं नॉर्मल।
लेकिन रियलिटी में आप देखो, अब पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी इस फिगर से। इस फिगर को देखो ध्यान से। इस फिगर के अंदर जो है बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, वो हो गई नॉर्मल। उसकी वजह से बॉल मेरे हाथ पे एक फोर्स लगा रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन नॉर्मल। इज इट क्लियर? अब बॉल के ऊपर जो फोर्स अर्थ लगा रही है दैट इज W, दैट इज इक्वल टू mg। और ये बॉल जो अर्थ पे लगा रही है फोर्स और उसको पुल कर रही है अपनी तरफ, दैट इज अगेन W व्हिच इज इक्वल टू mg। खैर आपको ये पता है कि हम सब जो है अर्थ को पुल करते हैं एक फोर्स से, लेकिन अर्थ मूव नहीं करती क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, राइट? ये सब आपको पता है। तो अब आप देखो एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉर्मल नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर मार्क कर दिया मैंने, और वेट दैट इज mg दोनों का एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने मार्क कर दिया। इस वजह से ये बीच की कहानी हमने गायब कर दी और अब जो हमारे पास सिर्फ फोर्सेस बचती हैं वो क्या बचती हैं? नॉर्मल और mg। तो बच्चों ये समझ में आ गया कि नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों नहीं है? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर विल ऑलवेज बी ऑफ द सेम नेचर। जी हां, नॉर्मल एक कॉन्टैक्ट फोर्स थी, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ये दोनों कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन ही नहीं सकते थे। इनकी जिंदगी में कभी मिलना लिखा था ही नहीं। हमेशा सेम नेचर की फोर्सेस ही एक्शन रिएक्शन बनेगी। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं यहीं पे थर्ड लॉ के अंदर। बच्चों इसके जो फोर्स है जो मेरे हाथ पे है, ठीक है, जिस बॉल पे जो फोर्स लग रही है दैट इज W, वेट इज इक्वल टू mg। क्या इसी वेट की वजह से मुझे इस बॉल का भारीपन महसूस हो रहा है? क्या इसी W की वजह से मुझे इस बॉल का भारीपन महसूस हो रहा है? आपका जवाब क्या होगा? देखो वेट जो है W इज इक्वल टू mg वो फोर्स है जो अर्थ इस बॉल पे लगा रही है। मैं अपना अगर हाथ यहां पे हटा भी दूं, देखना ये बॉल यहीं रुकेगी, अगर मैं अपना हाथ यहां हटा भी दूं तब भी इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है? W इज इक्वल टू mg। भाई मेरा हाथ वहां रहे या ना रहे, तो मेरे हाथ पे जो भारीपन फील हो रहा है इसका मतलब है वो W की वजह से तो नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ अगर वहां नहीं है तब भी उस बॉल के ऊपर W तो लग रहा है ना? तो W बच्चों जो हम लिखते हैं वेट इज इक्वल टू mg, ये फोर्स है जो अर्थ बॉल के ऊपर लगा रहा है। तो भाई मेरे हाथ में सर ये भारीपन जो महसूस कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? ये नॉर्मल की वजह से है। ये वो नॉर्मल की वजह से है जो ये बॉल मेरे हाथ पे लगाती है। भाई जब मेरा हाथ नहीं था तो W था, अब मैं बीच में अपना हाथ यहाँ पे घुसा रहा हूं, यानी ये बॉल अर्थ की तरफ जाना चाहती है और मैं उसको रोक रहा हूं। मैं बीच में एक आड़ पैदा कर रहा हूं, उसकी वजह से बॉल मेरे हाथ के ऊपर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाती है, दैट इज नॉर्मल, जिसकी वजह से मुझे ये भारीपन फील होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वेट हम एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ नॉर्मल। इसी वजह से अगर आप ये स्काई डाइवर देखेंगे, ये स्काई डाइवर अगर एयर में जंप लेता है तो क्या इसके ऊपर W नहीं है? बिल्कुल इसके ऊपर W लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये कभी भी फील नहीं करेगा। क्यों फील नहीं करेगा? क्योंकि नीचे कोई सरफेस नहीं है इसके ऊपर नॉर्मल लगाने के लिए। तो हम अपना वेट क्यों फील करते हैं? नॉर्मल की वजह से फील करते हैं। जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है नॉर्मल, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज वेट। अगर इस अर्थ को ये हटा दूंगा मैं तो हम नॉर्मल एग्जिस्ट हम पे नहीं करेगा, तो हम वेट फील नहीं करेंगे, लेकिन वेट वहां पर होगा। इसलिए हम कहते हैं अपेरेंट वेट इज इक्वल टू जीरो। अपेरेंटली हमें लगता है कि वहां पर वेट नहीं है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्री फॉल, जो आपने 9th क्लास या लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको बिल्कुल फ्री फॉल क्लियर हो गया होगा। चलो हो गया थर्ड लॉ का डिस्कशन। सेकंड लॉ स्टार्ट करें बच्चों। सेकंड लॉ कहता है कि अगर आपको इस बॉल की वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपको इस पे एक्सटर्नल फोर्स देना होगी, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो अभी भी नॉर्मल इसके ऊपर लग रहा था, नीचे mg लग रहा था, ये दोनों क्या फोर्सेस है? एक्सटर्नल फोर्सेस है, लेकिन बैलेंस्ड थी। क्योंकि ये बैलेंस्ड थी, इस बॉल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर देखो एक फोर्स दूंगा एक्सटर्नल, ये मैंने फोर्स दी, देखा तुमने? फिर से देखते हैं, आ जाओ बॉल वापस नीचे, ये मैंने इसको फोर्स दी, ये ऊपर चली गई, आ जाओ बॉल वापस मेरे हाथ में। तो जैसे ही मैं इसको एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स देता हूं, ये बॉल मूव करती है, इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। यही सेकंड लॉ कहता है कि बॉडी की वेलोसिटी को अगर आपको चेंज करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स देनी होगी, और वो कैसी होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड होनी चाहिए। अच्छा एक थोड़ी बात को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फील कर, देखो ध्यान से देखना। जब ये बॉल मेरे हाथ में है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, जितनी देर तक मेरा हाथ इस बॉल के कांटेक्ट में है, जब मैं इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जितनी देर मेरे हाथ जो है इस बॉल के साथ कांटेक्ट में है, तो पहले इसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर मैंने फोर्स लगाई, इसमें 1 2 3 4 5, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिर से देखो 0 1
2 3 4 5 और फिर मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं बॉल ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी देर ये मेरे हाथ में कांटेक्ट में थी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। बच्चों क्यों इंक्रीज हो रही थी? क्योंकि एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर लग रही थी। चलो अब ये हवा में आ गई बॉल, आप हवा में आ जाओ, ऊपर जाओ, चलो और पॉज हो जाओ। बच्चों जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी, ध्यान से सुनना, जब ये बॉल ऊपर जा रही है, कॉमन मिसकंसेप्शन आने वाला है। मिसकंसेप्शन ये है कि बच्चे ये समझते हैं ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। क्या ऐसा जरूरी है? देखते हैं। जब ये बॉल ऊपर जा रही है और मैंने इसको यहां पे पॉज कर दिया, इसके ऊपर फोर्सेस जो लग रही है देखते हैं। नीचे वेट लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। क्या और कोई फोर्स आप लोगों को नजर आ रही है? एयर फ्रिक्शन होगा, वो भी नीचे की तरफ, ठीक है। इसका मतलब नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है बच्चों वो कहां पर है? वो नीचे की तरफ है। फिर भी बॉल कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव इन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ऑब्जेक्ट्स मूव इन डायरेक्शन ऑफ देयर वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी वेक्टर होता है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है, ऑब्जेक्ट्स हमेशा उस डायरेक्शन में जाते हैं। जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स के डायरेक्शन में जाए। हाँ, एक्सेलरेशन हमेशा नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, लेकिन बॉडी का मोशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां से एक चीज और समझ में आती है, अगर बॉडी नेट फोर्स के डायरेक्शन में मूव नहीं करती है ना बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। और इसी वजह से जैसे ये बॉल ऊपर जाती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओ बॉल, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो यहां पे इसकी वेलोसिटी, ध्यान से देखो, मैं बॉल वहीं रहना, तुम 0 1 2 3 4 5, हवा में जैसी गई 5 4 3 2 1 0, यानी यहां से यहां तक भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स थी। किसने लगाई थी? मैंने। हवा के अंदर भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स थी, कौन था? वेट। तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी में चेंज जरूर आता रहा, यहां पे बढ़ती रही, क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या था? ऊपर की तरफ था, जो बॉडी के मोशन का डायरेक्शन है। हवा के अंदर नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे था और बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? ऊपर। तो वेलोसिटी क्या होती गई? कम होती गई, 5 4 3 2 1 और 0। अब जैसे ये यहां पे पहुंचती है हाईएस्ट पॉइंट पे, इसके ऊपर अभी भी एक्सेलरेशन का है नीचे, लेकिन वेलोसिटी क्या है? 0। ये आपने 9th क्लास में क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि when is the velocity of a ball 0 and yet it has acceleration when it is at the highest point? इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेस्ट। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेस्ट। एक इंस्टेंट के लिए रेस्ट में आई। अब देखो जैसे ये आई रेस्ट में, ये अब वापस नीचे आना स्टार्ट करती है, देखो वापस नीचे आ रही है। क्यों? नेट फोर्स कहां लग रहा है? अभी भी नीचे। और नेट फोर्स और बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्योंकि सेम है, वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक ये मेरे हाथ में नहीं आ जाए। अच्छा, जैसे ये हाथ में आएगी मेरी और इसकी वेलोसिटी जैसे ही मेरे हाथ पे ये बॉल टच करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लो 5, और फिर मेरा फोर्स, मेरी हाथ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल, जो इसकी वेलोसिटी को कम करेगा। 5 4 3 2 1 0 और ये वापस कहां आ गई? ये वापस रेस्ट में आ गई बच्चों। तो पूरे मोशन में मैंने आपको दिखाया एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने आपको समझाया, ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी अपनी नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, बल्कि अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगी। तीसरी बात, अगर नेट फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर नेट फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। और यही है न्यूटन सेकंड लॉ कि बॉडी पे जब नेट फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी को चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो फॉर एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। मां याद आ गई? मां। तो यही तो था बच्चों, अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज करना है तो आपको नेट फोर्स लगाना पड़ेगी, और वो नेट फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज करेगी। अच्छा, वेलोसिटी के चेंज को जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, कई बार डायरेक्शन में भी होता है। जैसे एक सर्कल में अगर मैं बॉल को घुमाऊं तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा बच्चों कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो भी नेट फोर्स चाहिए होगी भाई, क्योंकि नेट फोर्स यहां पर भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आप वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, और चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो भी आपको नेट फोर्स चाहिए। फील हो गया? सेकंड लॉ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया? फर्स्ट लॉ डिस्कस करें? चलो आ जाओ, फर्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट लॉ के लिए देखो, बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट लॉ के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है फर्स्ट लॉ। हम समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया वगैरह यही फर्स्ट होता है, नहीं, मैं आपको फील करवाऊंगा। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। जब बच्चों ये बॉल रेस्ट पे थी, नॉर्मल लग रहा था, एमजी लग रही थी, जितनी देर ये रेस्ट में रहना चाहे रह सकती है। ये मोशन में तभी आएगी जब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा, राइट? वरना ये नहीं आई थी मोशन में। आ जाओ वापस। तो जब तक ये बॉल रेस्ट में रहना चाहती है, ये रेस्ट में रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए नेट फोर्स की जरूरत है? क्या किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए नेट फोर्स की जरूरत है?
चलो इसको समझते हैं। मैंने इस बॉल को उछाला, बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाओ अपने। जैसे ही ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, रुक जाओ बॉल, जैसे ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं? नीचे की तरफ वेट, ठीक है, मैं कहता हूं वेट तुम गायब हो जाओ, मैंने वेट को उठाया बाहर फेंक दिया, अब कौन सी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर? मैंने देखा यार इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, भाई कोई फोर्स ही नहीं है जो इसको नीचे लाए, तो ये हमेशा किस में रहेगी? फोर्स में हमेशा रेस्ट में रहेगी ये बॉल। बात समझ में आ रही है? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसको, इसकी मोशन को, इसकी वेलोसिटी को चेंज नहीं करे। मोशन का चेंज समझ में नहीं आता है बच्चों को, इसलिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, वेलोसिटी का चेंज आपको फील होगा। अच्छा, जब ये ऊपर जा रही थी, बॉल वापस मेरे हाथ में आ जाओ, हम आपको एक बार लास्ट टाइम ऊपर फेंक रहे हैं, चलो ऊपर फेंको और पॉज हो जाओ। जब ये ऊपर जा रही थी बच्चों, इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। उसी इंस्टेंट पे मैंने क्या करा, इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस को गायब कर दिया। पता है क्या होगा? अब ये हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी, हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही वापस जाएगी। बॉल आ जाओ। क्या तुम्हें ये बात फील हुई? यानी फोर्स जो है, मोशन जो है, फोर्स जो है जरूरी नहीं है मोशन के लिए, फोर्स जरूरी है मोशन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बॉडी के मोशन को मेंटेन करने के लिए नेट फोर्स जरूरी नहीं है। मेरी बॉल हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूसली चल सकती है अगर वो एक बार मोशन में आ जाए। इसी तरीके से हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है, उसको बिग बैंग के वक्त एक नेट फोर्स मिली थी जिसकी वजह से वो एक्सपैंड हो रही है, और वो उसी वेलोसिटी से अब कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है। यानी हमें ये समझ में आया कि नेट फोर्स चाहिए होता है मोशन को चेंज करने के लिए, मोशन को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, लेकिन वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए नेट फोर्स की जरूरत नहीं होती। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आ जाती है जिसकी वजह से हमें एक दूसरी फोर्स लगाना पड़ती है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ये सब फोर्सेस गायब हो जाए और बॉडी को मैं कुछ वेलोसिटी दे दूं, यही गैलीलियो ऑब्जर्वेशन था कि अगर एक बॉडी मोशन में तो वो हमेशा मोशन में रहेगी, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगने की जरूरत नहीं। इज दिस क्लियर? आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बॉल के एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर कर दिया यहाँ पे कि फर्स्ट लॉ। चलो, तो यही इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या होता है? इस बॉल की टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं इससे भारी बॉल लूंगा तो उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, छोटी बॉल पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। यही टेंडेंसी को हम मास से रिलेट कर देते हैं। जितनी ज्यादा मास होगी उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतनी ज्यादा ख्वाहिश होगी इस बॉल की, क्या करने की ख्वाहिश? रेजिस्ट करने की। किस चीज को रेजिस्ट करने की? अपने वेलोसिटी के चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। यानी अगर ये बॉल हवा में है और 5 मीटर पर सेकेंड से चलती जा रही है, यूनिफॉर्मली चलती जा रही है, 5 5 5 5, तो छोटी बॉल को कम फोर्स लगाने से बॉल रुक जाएगी और बड़ी बॉल को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी रोकने के लिए। इसी वजह से अगर मैं किसी ट्रक के सामने खड़े हो जाऊं और ट्रक के सामने से हाथ लगा दूं, ट्रक नहीं रुकेगा, लेकिन वहीं बाइसाइकिल पे आने वाला आदमी मेरे हाथ के इशारे से रुक जाएगा। इज इट क्लियर? आगे समझ में? इसको ऐसे भी समझ सकते हो। चलो बॉल, आई थिंक तुम थक गई होगी, बॉल को हम यहां से कहते हैं चलो बॉल तुम चली जाओ, जाओ बॉल, बाय बाय कर दो बॉल को, बाय बाय कर रही है बॉल आप लोगों को। चलो बॉल, बहुत अच्छा लगा। इसी को एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। इनर्शिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक रोड है, उस रोड के ऊपर जो है एक बहुत तेज स्पोर्ट्स कार जा रही है, ठीक है। उस स्पोर्ट्स कार के अंदर एक बहुत रिच फैमिली का एक बच्चा बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा मोटा लड़का है भाई, उसने खा पी के बहुत ज्यादा खाया और बहुत ज्यादा मोटा हो गया। अब जैसे ही वो सिग्नल्स को क्रॉस करता है, वहां पे पुलिस वाले खड़े हुए, पुलिस वाले हाथ देते, रुक जाओ रुक जाओ। वो कहेगा मैं नहीं रुकूंगा, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इज इट क्लियर? यही इनर्शिया है। वहीं एक गरीब आदमी बहुत पतला दुबला जो है साइकिल पे जा रहा है, उसको हाथ दिया पुलिस वाले ने, फौरन रुक गया। जी सर बताइए। तो इसके अंदर जो है ज्यादा टेंडेंसी नहीं थी किसको? पुलिस वाले को अपोज करने के लिए। बड़े आदमी में, रिच आदमी में, जो मोटा आदमी था, ज्यादा मास थी, इसके अंदर बहुत पैसा था, बहुत गुरूर था, इसके अंदर बहुत टेंडेंसी थी किसे रेजिस्ट करने की? अपने पुलिस वाले को रेजिस्ट करने। दिस इज द फील ऑफ इनर्शिया जो मैंने आप लोगों को दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन सुनोगे? मेरा एक फ्रेंड है मोनू, और एक ट्रेन आ रही है, तो मोनू जल्दी से आ जाओ। ये मोनू आ गया और ये ट्रेन आ गई। अब दोनों भागते हुए आ रहे हैं, मोनू भी वहां से भाग रहा है, ट्रेन भी वहां से भाग रही है, मोनू भी भाग रहा है, ट्रेन भी भाग रही है, और दोनों का कोलिजन हो गया।
मोनू उड़ते हुए चला गया और मोनू उड़ते हुए चला गया। मुझे ये बताओ कि किसने किस पे ज्यादा फोर्स लगाई? क्या मोनू ने ट्रेन पे ज्यादा फोर्स लगाई या ट्रेन ने मोनू पे लगाई? जल्दी बताओ। जी हाँ, दोनों ने एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाई, लेकिन मोनू की मास कम थी, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आया। सेकंड लॉ। थर्ड लॉ ने हमको सिखाया कि दोनों ने सेम फोर्स लगाई, साइमल्टेनियसली एक्शन रिएक्शन क्रिएट हुआ होगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस होंगी। सेकंड लॉ ने हमको यह सिखाया कि क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मोनू की मास कम थी, उसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आया, और ट्रेन की मास बहुत ज्यादा थी तो उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आया। इज इट क्लियर? और इसी तरीके से आप फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग भी समझ सकते हो कि मोनू की मास कम थी तो उसके अंदर कम टेंडेंसी थी टू रेजिस्ट चेंज इन वेलोसिटी, तो जल्दी से उसकी वेलोसिटी चेंज होकर उड़ता हुआ चला गया। ट्रेन की मास बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसके अंदर कम टेंडेंसी थी वेलोसिटी के, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी थी सॉरी टू रेजिस्ट द चेंज इन वेलोसिटी, तो उसने अपने वेलोसिटी को चेंज होने से बिल्कुल रोक दिया। बहुत ज्यादा मास थी, बहुत ज्यादा टेंडेंसी थी, उसी वेलोसिटी से चलती रही। तो आई थिंक थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब आप किसी को भी जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज when you explain it then only you have understood it. If you're not able to explain it, आपने कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।